वर्ल्ड कप 2023 पाकिस्तान का जो जर्नी है वो कल रात को ख़त्म हो गया और पाकिस्तान ने नंबर 5 पोजीशन पर फिनिश किया। और ये भी कर्टसी है हारिस रऊफ़ और वसीम जूनियर की कि हमने नंबर 5 पे फिनिश किया। यही था कि पाकिस्तान सिनेरियो देख रहे थे कि अगर पहले बैटिंग करेगा तो किसी ना किसी तरह इंग्लैंड को बहुत जल्दी आउट कर लेगा, तो शायद NRR इम्प्रूव होगी और हम क्वालिफाई कर लेंगे। वो तो बात बीच में ही रहेगी। जैसे ही टॉस हम हारे तो उसके बाद कोई भी बॉडी लैंग्वेज प्लेयर्स की बस इतनी सीरियस होकर पुअर क्रिकेट खेली। ये नहीं कह सकते कि इंग्लैंड ने बहुत अच्छा आउट क्लास कर दिया पाकिस्तान को, बल्कि पाकिस्तान ने बहुत बुरी क्रिकेट खेली। अगर हम क्योंकि अगर 188 से नीचे पाकिस्तान आउट हो जाता, क्योंकि हमारा जो टॉप ऑर्डर है, जो हमारे मेन बैट्समैन है, सब वो समझिए कि 176 के अराउंड सब चले गए थे। ये तो लास्ट विकेट की जो उनसी पार्टनरशिप लगी है हारिस रऊफ़ और वसीम जूनियर, उन्होंने हमारी इज्जत बचा ली, वरना हम अफ़गानिस्तान से भी नीचे फिनिश करते, नंबर 6 पे चले जाते और अफ़गानिस्तान नंबर 5 पे आ जाता। तो ये हारिस रऊफ़ और वसीम जूनियर को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने हमारी जो थोड़ी बहुत जो इज़्ज़त रह गई है वो बचा ली है वहाँ पर। वरना आपको पता है कितने ट्रोल्स होते हैं, फेसबुक देखें, ट्विटर देखें। खैर, पाकिस्तान का सफ़र ये था कि सबसे पहला वार्म अप मैच आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी पाकिस्तान हार गया था। वो तो एक अलग स्टोरी है वार्म अप मैचेस की। लेकिन जो सफ़र से शुरू हुआ था वो 6 अक्टूबर को पाकिस्तान का नीदरलैंड्स के अगेंस्ट शुरू हुआ था, जिसमें पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बैटिंग फ़खर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम वो कोलैप्स हुआ 38 पे। तीनों हमारे मेन बैट्समैन जिन पे पूरी बैटिंग डिपेंड करती है, बाबर आजम, फ़खर जमान और इमामुल हक हमारे ओपनर, ये सब पवेलियन को लौट चुके थे। उस दिन भी साउथ शकील और उन्होंने और मोहम्मद रिजवान, उन्होंने सेंसिबल रुक कर खेला। मोहम्मद रिजवान ने 72 पे 68 बनाया है और उन्होंने 52 पे शायद या इसके अराउंड, मतलब दोनों ने स्टे किया विकेट पर और थोड़ा जो सेंसिबल टोटल लगाया, कोई डिफेंड कर सके ऐसा टोटल लगाया उन्होंने। 286 रन, इतनी ही रेंज है पाकिस्तान की, इससे 300 की भी रेंज नहीं है। हमारी जो हमेशा से कितने ही साल गुजर चुके हैं, पाकिस्तान की रेंज इतनी होती है। तो 286 उन्होंने बोर्ड पर लगाया और हमारी जो बैटिंग थी उसने उस तरह से, तो ज़ाहिर बात है एक किस्म का हम इसको फेलियर ही कंसीडर करेंगे कि नीदरलैंड जैसी टीम और अब उसके अगेंस्ट कोलैप्स हो जाएं और उसके बाद आप 300 भी, जहाँ पर टीम्स 400 स्कोर कर रही हैं, 400 के 350 से ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ 286 पर आप रुक जाएं। और लेकिन फिर भी ये भी है कि उस दिन भी समझे कि एक इज़्ज़त बची। लेकिन इस तरह नहीं हम कह सकते कि नीदरलैंड ने कोई आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। जितना पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है, जितने स्किल्ड प्लेयर्स हैं, समझे कि उन्होंने पुअर क्रिकेट खेली। खैर, इज़्ज़त बच गई, 81 रन से हम वो मैच जीत के। लेकिन नीदरलैंड्स के जो बैट्समैन हैं उन्होंने पूरी भरपूर कोशिश की। उनके सामने उनके 2 प्लेयर्स की तरफ से 50 भी आई है, सबसे पहले जो उनके ओपनर थे उनकी तरफ से भी। खैर, दूसरा मैच श्रीलंका का था। उस दिन भी पाकिस्तान की बॉलिंग प्रॉपर पिटी, बहुत बुरी पिटी। हारिस रऊफ़, शाहीन अफरीदी, सबको सही पिटाई लगाई। 2 सेंचुरीज स्कोर की कुशाल मेंडस और समरा विक्रामा, उन दोनों ने सेंचुरी स्कोर की। सबसे पहले जो उनके निशांका, उन्होंने 50 बनाई थी और मतलब कि उनके टॉप ऑर्डर ने ही पाकिस्तान की बॉलिंग को तहस नहस कर दिया था। बाकी जब बैटिंग करने आए हैं, आपने देखा होगा कि फिर एक कोलैप्स जैसी सिचुएशन बन गई थी। लेकिन फिर जो है अब्दुल्ला शफीक, उस मैच में फ़खर जमान को ड्रॉप कर दिया गया कि वो उनकी नी इंजरी है। एक नीदरलैंड्स के अगेंस्ट वो फेल हुए तो उनको अगले मैच में ड्रॉप कर दिया गया था। और इमामुल हक फिर पवेलियन को लौट गए थे। लेकिन ये है कि बाबर आजम भी जल्दी चले गए थे। लेकिन ये है कि फिर उस टाइम पर जो अब्दुल्ला शफीक और जो रिजवान है, दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की और हमने हिस्ट्री का, वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा जो टोटल है हमने चेज़ किया। सक्सेसफुल चेज़ करने में हम कामयाब हुए, एक हिस्ट्री बनी। बहुत मोराल हाई हो गया क्योंकि हम नीदरलैंड्स को भी हरा कर आए थे और एक मतलब कि इसी तरह लग रहा था कि टीम अब आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो रही है। लेकिन तीसरा मैच हमारा इंडिया के अगेंस्ट था
और हमारे जो ओपनर्स हैं अब्दुल्ला शफीक 41 पर आउट हुए और 73 पे, मतलब कि 73 पे माउल हक आउट हुए, मतलब कि एक 73 का रन्स का एक स्टैंड एक अच्छा स्टेज दे दिया था। जैसे हम लोग स्ट्रगल करते हैं हमारे ओपनर्स, लेकिन वो एक अच्छा एक एवरेज स्टार्ट मिल गया था पाकिस्तान को। इतना एग्रेसिव तो नहीं था, लेकिन मामूल हक ने उस दिन थोड़ा बेहतर खेला था। उन्होंने बाउंड्रीज भी हिट की थी सिराज को, बुमराह को, और इस तरह लग रहा था। और उस टाइम पर उसके बाद बाबर और मोहम्मद रिजवान आ गए। दोनों ने सेंसिबल बैटिंग की, दोनों ने 50s की। इस तरह लग रहा था कि सेटल हो गए, क्योंकि ये दोनों हमारे, एक तो बाबर एक तो कैप्टन है और रिजवान, ये दोनों एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड, जो समझे कि हमारी जो बैटिंग की मिडल ऑर्डर की जो बैकबोन है। तीसरा और चौथा नंबर आपको पता है, थर्ड और जो फोर्थ नंबर होता है किसी भी बैटिंग ऑर्डर में, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, बहुत अहम होता है। वो वन डाउन आना या 4 नंबर पर बैठना, ये ऐसे बैट्समैन हैं जिनको एक स्टे करना है, जिन्होंने इनिंग को आगे लेके चलना है। आप विराट कोहली को देख लें, ऊपर से वो एग्रेसिव खेल कर, क्या रोहित शर्मा में पोटेंशियल नहीं है कि वो 100 करें, रुक कर खेलें? क्या उनको रुक कर खेलना नहीं आता? उनका गेम प्लान ये है कि वो ऊपर से आके वो हिटिंग करते हैं। शोभम गिल भी हिटिंग करते थे, लेकिन अब वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं थोड़ा, जब से वो रिकवर हो रहे हैं। फिर भी उनका 55 आया एक मैच में, और श्रीलंका के अगेंस्ट मेरे ख्याल में उन्होंने अच्छा खेला है। सेंचुरी बिन तो नहीं कर सके, लेकिन वो विराट कोहली के साथ उनकी पार्टनरशिप लगी है। तो रोहित शर्मा ने ऊपर का डिपार्टमेंट संभाला हुआ है, और उसके बाद आ जाते हैं विराट कोहली। आप देख लें कि विराट कोहली गेम के एंड तक, आप जितने मैचेस देखें आप देख लें कि गेम के एंड तक वो दूसरे एंड से आने वाले बैट्समैन को सपोर्ट करते हैं, अपने रन्स भी कर रहे हैं, और प्रॉपर उन्होंने संभाला हुआ है वो। और एक सीनियर का यही रोल होता है, और ये रोल बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान को भी अदा करना था, उनको भी ऐसा ही रोल प्ले करना था, लेकिन वो नहीं कर सके। इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा जा रहा था, 155 पे आपके 2 आउट थे, और एक अच्छी इनिंग लग गई थी, एक अच्छा एक पार्टनरशिप बिल्ड होने लग गई थी। आप अगर डॉट्स खेल भी रहे थे तो आपको स्टे करना था आपको। और मैंने खुद देखा है, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जो रोहित शर्मा है वो थोड़े कंफ्यूज हो गए। उन्होंने अपनी सारी बॉलिंग ऑप्शंस यूज़ कर लिए, क्योंकि बाबर और वो जो वो अच्छा खेल रहे थे। लेकिन एक टाइम आया, और ये आना था कि ये जो पिच ने स्लो होना था, टाइम नहीं होनी थी, आपने एकदम हगड़ बगड़ नहीं मचा देनी थी वो। आप और आप जानते हैं कि पीछे ऐसे प्लेयर्स हैं, और ये तो वाइस वर्सा है कि हमेशा से जब एक गिरती है विकेट तो फिर वो सारी लाइन लग जाती है, कोलैप्स हो जाता है। वही ऐसा ही हुआ, 151 5 पे आउट होना शुरू हुए, और 119 1 पे आपकी पूरी टीम आउट हो गई है। 35-40 रन्स पर आपने 8 विकेट्स लूज़ की हैं। और ये था कि पिच इतनी आसान नहीं थी, एक ऐसा टाइम था बॉल फंस कर आने लगी थी, टाइम नहीं हो रही थी। लेकिन आपका 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 काम ही ये, आप मेजर बैट्समैन है, आप बैकबोन है पाकिस्तानी टीम की बैटिंग का, आपको इसी तरह स्टे करना था। कुछ ओवर्स करते, आप थोड़ा पेशेंस दिखाते तो चलें। अगर एक आउट भी हो गया था तो रिजवान या बाबर में से एक को, और अपने रन्स को बड़ी जो है इनिंग में कन्वर्ट करना। आप देख लें विराट कोहली जब खेलते हैं, बाज़ दफ़ा उनके 45 पे 25 होते हैं, 20 पे उनके 8-9 रन होते हैं, लेकिन वो आहिस्ता 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 इनिंग बिल्ड करते हैं, और फिर वो जो डॉट्स खेलते हैं उसको कवर अप करते हैं। और वैसे भी हमारे जो बैट्समैन हैं, खैर ये हम आगे बात करेंगे। ये इंडिया का मैच था, उसके बाद बॉलिंग में थोड़ा बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन जो रोहित शर्मा है उन्होंने किसी को सांस ही नहीं लेने दिया, और वही रन्स कर गए। उस दिन कोहली भी नहीं चल सके। थोड़ा टोटल होता तो शायद थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता था मैच, लेकिन वो रोहित शर्मा ने इतनी एग्रेसिव बैटिंग की है। और उस दिन भी हमारे उस दिन 3 विकेट्स नहीं है पाकिस्तान ने, बिल्कुल नहीं है। और कोशिश बॉलर्स ने की है अपनी तरफ से। जो हमारे दोनों मेन बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, शाहीन ने 2 विकेट्स ली हैं, लेकिन वो काफ़ी लेट निकाल सके हैं विकेट, न्यू बॉल से एकदम नहीं निकाल सके, तो वो नहीं कर सके। पाकिस्तान वो मैच भी हार गया। उसके बाद अगला मैच वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था, बेंगलुरु में था। आपको पता है कि पहले तो वो एक कैच ही जो सोमा मीर ने गिरा दिया, वो बड़ा इम्पैक्ट उसने डाला, लेकिन वही बात है, चांसेस दोबारा क्रिएट होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने उस दिन बॉलिंग भी बहुत पुअर की,
सवाए शाहीन शाह अफरीदी ने उन्होंने फिफर लिया, उन्होंने अपना कोटा पूरा किया और 54 रन्स दिए और 5 विकेट्स निकाली और मेजर विकेट्स निकाली। बेशक शाहीन अफरीदी ने अपना पूरा एफर्ट लगाया और ऐसी जो से पिच पे जहाँ पर आपके सारे बॉलर्स को मार लग रही हो और ऐसे में आपका स्पेल सामने आना और वो यादगार स्पेल अगर आप उसको देखें तो, और मेरे ख्याल में तो उन्होंने 6 विकेट्स ही लिया। अगर डेविड वार्नर का वो बहुत डोली कैच था जो उसामा मीर ने गिरा दिया, पर क्या कह सकते हैं, इतने बड़े मैच में आप किस तरह इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं। लेकिन चांसेस दोबारा क्रिएट होने चाहिए, लेकिन वो कैच बहुत आसान था, बहुत डोली कैच था। जैसे आप क्रिकेट खेलते, ज़ाहिर बात है उसामा मीर 26-27 के हैं, तो आप अपने अंडर 19 खेली होगी, आपने अंडर 16 खेली होगी, इतने सालों का तजर्बा और आप एक डोली कैच इतने अहम मैच में गिरा दें। खैर फील्डिंग में और बॉलिंग में 367 रन्स डेविड वार्नर ने भी खूब मारा पाकिस्तान को, ऐसे लग रहा था कि डबल सेंचुरी करेंगे। और मिचेल मार्श ने भी नीचे से उन्होंने वो भी कोलैप्स हुए हैं और इतना कोलैप्स होकर भी उन्होंने 367 रन्स बोर्ड पर टोटल लगाए हैं, जिसके बदले में पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं ओपनर्स ने अच्छा स्टैंड दिया, लेकिन फिर इमामुल हक थोड़ा स्लो खेले हैं, जिसकी वजह से प्रेशर अब्दुल्ला शफीक पर भी पड़ा और उन्होंने वो मारने की और वो आउट हो गए। जो देखें आप, जब आपको पता है कि आपने एक बड़ा टोटल श्रीलंका के अगेंस्ट चेस कर लिया और अब भी एक 367 का टोटल बोर्ड पर है और आप अंडर द लाइट्स आप चेस कर रहे हैं और आप फिर ठक्का नहीं लगा सकते, आपका एक एक डॉट उस टाइम पे मैटर करने लगता है। तो जो इमामुल हक हैं उन्होंने काफ़ी डॉट्स खेले थे, बेशक वो हमें अपनी स्ट्रोक कलेक्शन दिखाने लगे थे, अपनी ड्राइव्स, अपने पुल, तो ये चीज़ें तब मैटर करती हैं जब हमारे पास बहुत टाइम हो या हम टोटल लगा रहे हो। जब हम चेस कर रहे हो तो हम कहते हैं बस किसी भी तरह हमें रन्स मिलें, तो थोड़ा स्लो उस दिन इमामुल हक खेले। उसके बाद आप देख लें बाबर आजम नहीं चल सके, मोहम्मद रिजवान उन्होंने स्टे किया है, उन्होंने रन्स बनाने की कोशिश की है, लेकिन और अब ऐसा था कि आखिरी 8 ओवर्स में 103 रन्स चाहिए थे पाकिस्तान को, लेकिन वो भी पाकिस्तान ने पुअर क्रिकेट खुद खेली, हाथ में था हमारा मैच। जिस तरह इंडिया का कोलैप्स हुआ ये भी सेम कोलैप्स हुआ है, हमारे जो बैट्समैन हैं उन्होंने स्टे नहीं किया, वरना हम 367 भी चेस करने की पोजीशन में थी। हम इतना नहीं कहेंगे कि ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग जो है एक आउट क्लास बॉलिंग थी और ऑस्ट्रेलिया ने आउट क्लास पाकिस्तान को कर दिया कि बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, उनको क्रेडिट दें कि ज़ाहिर बात है वो जीते हैं, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत ही गंदा खेला। ये कह सकते हैं कि आपको अब बेंगलुरु की विकेट पर आपके पास 8 से 10 ओवर्स पड़े हुए हैं और 10 ओवर्स आपके पास पड़े हुए हैं और 130 स्कोर आपने करना है और आपके मेन हिटर, आपके मेन 6 विकेट्स आपके इन हैंड हैं और आपके मेजर जो बैट्समैन हैं मोहम्मद रिजवान और इफ्ती मानिया, ठीक है, वो हैं, तो आप क्यों नहीं इन 100 रन्स को आप अचीव कर सकते। नीचे से नवाज़ भी थे, शादाब भी थे, लेकिन उस दिन भी पुअर क्रिकेट खेला और वही बात है कि पाकिस्तान 62 रन से हार गया। तीसरा जो अगला मैच था पाकिस्तान का, फोर्थ मैच था, वो अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट था। उस दिन उन्होंने देखे अफ़गानिस्तान ने प्रॉपर प्लानिंग की और उस मैच में वो नूर अहमद को ले आए और वही नूर अहमद ऐसे पाकिस्तान को पड़े कि पाकिस्तान को उन्होंने हिलने ही नहीं दिया। आपके जो बैट्समैन है स्पिन के अगेंस्ट क्वालिटी स्पिन थी, बेशक इंडिया की बहुत ज़्यादा क्वालिटी स्पिन थी, लेकिन ये अफ़गानिस्तान के भी स्पिनर्स, आपको पता है कि मैंने हमेशा, अगर जो लोग मुझे कुछ लोग फॉलो करते हैं, आपने नंबर 1 पे इंडियन स्पिनर्स थे, उनकी टक्कर के स्पिनर्स हैं अफ़गानिस्तान के और उनकी टक्कर के स्पिनर्स नैदरलैंड्स के पास में। नैदरलैंड्स के स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स, और उनको आप एक जगह रैंक कर सकते हैं कि इतनी अच्छी स्पिन बॉलिंग, स्पिन अटैक है। खैर पाकिस्तान ने नूर अहमद को उन्होंने ऐड किया टीम में, एकदम से उन्होंने शामिल किया और वही बात है कि पाकिस्तान को वही ले गए। उस दिन भी अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम और नीचे से इफ्तिखार अहमद और शादाब खान ने थोड़े 40-40 लगाए, तो हम इतना स्कोर जो सा बोर्ड पर लगा सके। रेंज उतनी थी हमारी 282। बाकी उस दिन पाकिस्तानी फील्डिंग तो
आप सिर्फ लोग देखते हैं जी एक्यूरेसी, कैचेस की एक्यूरेसी पाकिस्तान दूसरे के तीसरे नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया जो है 7वें 8वें नंबर पर है। देखें बाकी जो बाउंड्रीज़, जो डॉट्स को कंट्रोल, सिर्फ एक बॉलर कितनी बॉलें बीट करवाएगा। आपको अच्छी फील्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सिर्फ कैचेस के लिए नहीं, बाउंड्रीज़ भी रोकनी होती हैं। उस दिन पाकिस्तान की फील्डिंग इस कदर बुरी थी, इतनी बुरी इस फील्डिंग थी, इस तरह लग रहा था कि खुद वो जाने दे रहे हैं चौके। दूसरा, बाबर आजम की हमारे बॉलर्स की तो बात छोड़ ही दें कि बड़ी पुअर थी उनकी, किसकी क्या इतनी बातें करना। जब वो आए उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, उनके ओपनर्स ने, उनके सारे जो प्लेयर शहीदी वगैरह जो नहीं भी चलते थे उनकी भी फॉर्म वापस, पाकिस्तानी जो बॉलिंग है उन्होंने कहा कि आप पूरी तरह अपनी फॉर्म को वापस लाएं, और उन्होंने सिर्फ 2 विकेट्स के नुकसान पर 8 विकेट से पाकिस्तान को हराया और 286 उन्होंने बोर्ड पर लगा दिया। बाकी देखें बाबर आजम या उनकी फील्डर्स के साथ बॉलर्स के साथ वो कम्युनिकेट नहीं कर सके, मतलब कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन हर मैच में नज़र आया। शादाब खान जब बॉलिंग करते हैं, जब वो बॉल देखें, जब हम ये मेरे से ज़्यादा जो बारीकियां जानते हैं क्रिकेट की, जब वो कोई फील्ड प्लेसमेंट अपनी बॉलिंग के, अपनी टैक्टिक्स के, अपनी स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग करनी होती हैं। आप बॉल कुछ फेंकते हैं और फील्डर कहीं और आपने प्लेस किया हुआ है, ऐसा था। अगर मैंने पिछले कुछ एक वीडियो में भी कहा था कि इसमें आप शाहीन शाह अफरीदी बार बार बॉलर से, जब वो लाहौर कलंदर को कैप्टन करते हैं, बार बार बॉलर से जाके कम्युनिकेट करते हैं। इससे क्या होता है, बॉलर को कॉन्फिडेंस मिलता है, उसका मोराल हाई होता है। आप अफ़गानिस्तान को देख लें कि वो 4 5 6 खिलाड़ी एकदम इकट्ठे हो जाते हैं, जेल हो के डिसीजन बनाते हैं। ठीक है, इधर सिर्फ कैप्टन और जो बॉलर है उसकी कम्युनिकेशन ही नहीं थी, तो पीछे क्या रह जाएगा। बाबर आजम की फील्ड प्लेसमेंट बहुत बुरी है, सीधी बात है। वो सही थे या फिर हम कैप्टन को ही कह सकते हैं ना कि उनकी जो फील्ड प्लेसमेंट है वो बिल्कुल ठीक नहीं करते थे, क्योंकि वो बॉलर कुछ और करवा रहा था और फील्डर कहीं और प्लेस होते थे। और इतनी, जब आप वो करते हैं, यही आपने एशिया कप में श्रीलंका के अगेंस्ट किया, जब आप फाइनल में क्वालिफाई, एशिया कप के फाइनल में क्वालिफाई कर सकते थे। इस दफ़ा ये 2023 की बात कर रही हूँ, लास्ट मंथ की। आप फील्ड को इतना ओपन कर देते हैं, आप थोड़ा उन पर प्रेशर पड़ता है, जब आप इतनी ओपन कर देंगे वो आराम से गैप्स निकाल लेते हैं। सेम ये नज़र आया है, बिल्कुल लैक ऑफ कम्युनिकेशन था बाबर आजम का। उसके बाद आपने देख लिया साउथ अफ्रीका का, हमारी एक बैटिंग पिच थी वो, और बैटिंग पिच पर हमारे दोनों ओपनर्स फेल हुए, उन्होंने अच्छा नहीं किया। रिजवान भी नहीं चले, ठीक है ना, साउथ शकील भी नहीं, बाबर आजम ने थोड़ा स्टे किया। तो हम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी हमारी बैटिंग ने अच्छा नहीं, हाँ उस मैच में हमारी बॉलिंग ने थोड़ा परफॉर्म करने की कोशिश की। और वही बात है कि एक अंपायर के वो तबरेज़ शमसी के जो आउट को अंपायर कॉल को जो सा इशू बनाया हुआ है कि वो होता तो हम जीत जाते, तो ये होता तो वो हो जाते। उस दिन भी पाकिस्तान के बॉलर्स ने एफर्ट लगाई है। बाकी हमारी बैटिंग उस मैच में भी 50 से 60 रन, हर मैच में, आप वर्ल्ड कप के हर मैच में पाकिस्तान 50 से 60 रन शॉर्ट रहा है। ये मैं अगर ज़्यादा कह रही हूँ तो आप 10 रन का मार्जिन दे दें, 40 से 50 रन हर मैच में पाकिस्तान ने कम बनाए हैं। और इतने तो मैचेस ऐसे हैं, अगर हम पूरा जो पाकिस्तान ने 9 मैचेस खेले हैं, अगर हम उनका पूरा हम कैलकुलेट करें तो पाकिस्तान ने तकरीबन 30 से 40 आवर्स ऐसे हैं जो खेले ही नहीं। ठीक है, रात को भी कल जो मैच हुआ है इंग्लैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान, 4.3 आवर, मतलब कि आलमोस्ट 6 आवर्स पाकिस्तान की बैटिंग ही नहीं हुई। अब 6 आवर में 36 बॉल्स कल के मैच में मिस किया है। 50 आवर्स तक पाकिस्तान बैटिंग करता ही नहीं था, ठीक है ना, ऑल आउट होकर बैठ जाता था। तो फिर आप देखें कि अगर आप एक टूर्नामेंट में 30 से 40 ओवर्स आप खेलेंगे ही नहीं आपके बैट्समैन, और आप एक्स्ट्रा बैट्समैन को टीम में इंक्लूड कर आपका बॉलर कम है और टीम में आपने एक्स्ट्रा वो बैट्समैन को इंक्लूड कर भी आप फुल ओवर्स तक बैटिंग नहीं करते, तो फिर क्या है, बेशक आप मैच हार रहे हैं, आपका काम है, आपका एक गेम प्लान होना चाहिए कि हमने 50 ओवर्स खेलने हैं।
जब आप खेलेंगे नहीं तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप जीतेंगे। साउथ अफ्रीका का मैच भी ऐसे ही था, गुजर गया। और सबसे पुअर, जो सबसे ज़्यादा पेनफुल मैच था वो था अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट, और कल इंग्लैंड के अगेंस्ट जो खेला है पाकिस्तान ने। बिल्कुल पॉटी लैंग्वेज, बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं, जिस तरह एक बस मुश्किल है जी कि बड़ा, जिस तरह एक ज़िम्मेदारी है तो उसको बस अपने सर से उतारना है, ये था। बाकी फिर आप देखें वो बांग्लादेश के अगेंस्ट जब फ़खर जमान आए हैं, बेहतरीन खेले हैं। बांग्लादेश के अगेंस्ट भी आपने उनसे ज़्यादा रन अपने अगेंस्ट करवाए हैं। आप 40 से 50 रन कम करवा सकते थे अगर आपका गेम प्लान था, क्योंकि इफ्स और बट्स पे तो बात आ गई थी। जिस दिन आप हारे थे अफ़गानिस्तान से, उस दिन हम आधे टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे, और जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हम हारे हैं, उस दिन तो समझे कि हम बिल्कुल ही बाहर हो गए थे। अब हम इफ़ और बट्स पे थे, और हमें उस दिन से मतलब कि जो हमारे रिमेनिंग मैचेस थे, जो न्यूजीलैंड 3 मैचेस थे, एक आखिरी को तो छोड़ ही दें, जो हमारे 2 मैचेस थे वर्सेस बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड, सब रन रेट का खेल था, सब इफ्स और बट्स पे। और हमें किसी पे डिपेंड ही नहीं करना चाहिए था कि दूसरी टीम बुरा क्रिकेट खेले तो हमारी NRR ऊपर चली जाए, हमें अपनी करनी थी। उस दिन भी बांग्लादेश को और ज़्यादा अगर हम रिस्ट्रिक्ट करते, क्योंकि इफ्तिखार को भी मार लगी, हाँ 3-4 चौके लगे, हारिस रऊफ़ को भी मार लगी, तो वो 205 रन भी नहीं होने चाहिए थे। अगर आप अपनी NRR पे काम कर रहे थे, आपको पता था कि हमें इसका चाहिए होगा। बाकी फुल क्रेडिट तो जो थोड़ी सी उम्मीदें जगाई हमारे अंदर, जो थोड़ी होप दी थी, वो आपको पता है फ़खर जमान थे। अब्दुल्ला शफीक ने भी अच्छा दूसरे एंड से खेला था, लेकिन जो फ़खर जमान है, उन्होंने आपको पता है न्यूजीलैंड वो जो बांग्लादेश के अगेंस्ट में उन्होंने क्या आकर बैठ कर कहा था कॉन्फ्रेंस में कि अगर मैं 100 की तरफ जाता तो 2-3 आवर्स और लग जाते, तो हमने मैच बहुत जल्दी फिनिश करना था। वही बात है कि उन्होंने जल्दी फिनिश किया, उन्होंने अपनी सेंचुरी मिस की। बाकी न्यूजीलैंड का अगेंस्ट मोस्ट क्रूशियल मैच था दोनों टीम के लिए, और आपको पता है कि उस दिन भी 400 करवा दिए। यही हमारे बॉलर्स बॉलिंग फेल हुई। अगर हम बेशक बारिश आ गई बाद में, यही हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं उनको 250 पे या ऐसे, तो आपको पता है अगर और फ़खर जमान ने जैसी फिर इनिंग खेली तो फिर ऑफ कोर्स हम NRR में बहुत ऊपर चले जाते। सिर्फ 21 रन से, वो भी कौन सी हमें हम उनके ममनून हैं फ़खर जमान के कि उन्होंने इस काबिल हमें किया कि हम 21 रन थे। क्योंकि जिस तरह की वो बाबर दूसरे एंड से बैटिंग कर रहे थे, बहुत मुश्किल हो जानी थी। डक लुइस लॉ के मुताबिक हम हार जाते, बेशक हमारे पास विकेट इन हैंड थी, हार जाते। मैं आपको बताऊं, उस मैच में न्यूजीलैंड के वर्सेस फ़खर जमान ने 64 रन्स पर अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। तो कमेंटेटर क्या कह रहा था कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इतनी मेहनत, इतनी हिटिंग के बावजूद अब तक रन रेट 9 को टच कर रही है। क्यों कि दूसरे एंड से बाबर बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो डॉट्स खेल रहे थे और 20-20 बॉल्स गुजर रही थी, बाबर बाउंड्री नहीं लगा सक रहे थे। अगर फ़खर जमान 2-2 3-3 सिक्सेस हिट कर रहे थे तो दूसरी तरफ से बाबर ने ठक्का लगाया हुआ था। प्लीज़, अब मैं बाबर की फ़ैन हूँ, लेकिन आप जब चेस कर रहे हो और आपको पता है कि NRR का भी मसला है, दूसरा हमसे ज़्यादा क्रिकेटिंग ब्रेन्स वहाँ बैठे होते हैं, उनको ज़्यादा पता होगा वेदर कंडीशन इस टाइम पे क्या होगी। क्योंकि ड्रेसिंग रूम से एक एक चीज़ के लिए फ़खर जमान के लिए मैसेजेस आ रहे थे, प्रॉपर डॉक्यूमेंट फॉर्म में आ रहा था उनके लिए, मतलब कि उनके लिए पेपर पे उनके लिए कैलकुलेशन लिख के भेजी जा रही थी। तो जब आप इतने दूसरे एक तरफ से एक इतनी सिक्सेस हिट कर रहा है, इतना रन रेट को नीचे लाने की कोशिश कर रहे, रिक्वायर रन रेट को, तो दूसरी तरफ आप ठक्का लगा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन जब रेन डिले के बाद आए तो थोड़ा बाबर ने भी बेहतर खेला, और सूदी को जो वो सिक्सेस हैं, फ़खर जमान की क्या इनिंग है, आपने वो सुन ले आप जाके, मेरी वीडियो जो है जो साउथ अफ्रीका के लिए बनाई थी मैंने, फ़खर जमान की बहुत ही ज़बरदस्त हिटिंग थी। खैर छोड़ें, फ़खर जमान नहीं, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमें ऊपर लेके आए, थोड़ी उम्मीदें जागी। लेकिन फिर वही बात है कि इफ स्पट्स पे आ गई बात, और हमें ये उम्मीद करने लगे कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को मार लेगी किसी तरह। हालांकि श्रीलंकन टीम बहुत वीक, उनकी बॉलिंग बहुत, उनके
4 के 5 मेन बॉलर्स बिफोर वर्ल्ड कप इंजर्ड हुए हैं और वो टीम से बाहर हुए हैं, उनकी बॉलिंग बहुत वीक है। लेकिन उनके बैट्समैन पे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी। लेकिन उस दिन जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच है, कम टोटल वाला मैच था, 172 रन्स बनाने थे, लेकिन बॉलिंग अच्छी हुई है। एंजिलियो मैथ्यू ने 2 विकेट्स लिए हैं। उनके मेजर 35 ईयर ओल्ड मतलब कि लेजेंड प्लेयर है, वो 100 टेस्ट खेले हुए, बड़ा वो एक्सपीरियंस। और जब से वो आए थे टीम में तो बड़ा वो टफ टाइम दूसरी टीम्स को दे रहे हैं, देने लगे थे श्रीलंका, जो श्रीलंका है। खैर न्यूजीलैंड ने वही बात है कि उन्होंने बहुत उनके उस दिन ट्रेंट बोल्ट ने क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की श्रीलंका के अगेंस्ट। वो वैसे वो पूरे टूर्नामेंट में थोड़े स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उस दिन वो उन्होंने चल पड़े और मतलब कि उन्होंने अच्छा किया और उन्होंने 172 पे रिस्ट्रिक्ट किया। हालांकि जो बैट्समैन है उन्होंने थोड़ा स्ट्रगल किया है, 5 विकेटें गिरी हैं उनकी। डैरन मिचेल ने एंड पे उन्होंने जल्दी मैच को फिनिश किया और उन्होंने अचीव कर लिया, 25.2 ओवर्स में वो कर लिया। तो इससे उनकी रन रेट और इम्प्रूव होगी। और वो उसके बाद तो फिर बड़ा मुश्किल था पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान का सिर्फ चांस ये था कि अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को मारे तो फिर पाकिस्तान इंग्लैंड को कम से कम 130 रन से हराए तो बात बन सकती थी। तो ये तो सोचना भी फजूल था कि पाकिस्तान इंग्लैंड जैसी कोई छोटी टीम तो थी नहीं। हम पाकिस्तान तो अफगानिस्तान के अगेंस्ट इतना बुरा खेला। तो इंग्लैंड का जो प्लान है, खैर उस पर अलग बात, एक वीडियो बनेगी कि T20 ने उनके जो अपने प्लान, उनके पास टैलेंट की कमी नहीं थी। अगर आप देखें तो टैलेंट उनकी टीम में फुल था। मैंने आपको देख लें कि मैंने उस दिन भी कहा कि इंग्लैंड की टीम बैकफायर करेगी, और वही बात है उन्होंने किया। उन्होंने कल 337 पाकिस्तान, और जो आखिरी मैच था कल, पहले तो टॉस जीतने के साथ ही पाकिस्तान आउट हो गया, मतलब कि नॉकआउट हो गया इस टूर्नामेंट से ही। जैसे ही टॉस जीता उन्होंने बैटिंग को उन्होंने चूज़ कर लिया इंग्लैंड ने। तो इससे तो पाकिस्तान पहले ही वो बाहर हो गया। और उसके बाद बहुत पुअर क्रिकेट खेली। शुरू में मुश्किल थी, 8-10 5-6 ओवर्स जो है बेरेस्टो और डेविड मेलान है वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन नहीं जी, हमारे बॉलर्स की बस क्या कह सकते हैं, नहीं ले सके। मेलान को उन्होंने आउट किया, लेकिन बेरेस्टो से खूब मार खाई। वही बात है कि 8 के 10 ओवरों में 71 रन आप कंसीड कर चुके थे। और उस कल के मैच में भी उन्होंने, ये बैटिंग पिच नहीं थी, ये 270-280 की थी, लेकिन उन्होंने ऐसी ठुकाई लगाई पाकिस्तान की इंग्लिश बॉलर वो बैट्समैन ने। और उनके जो बेन स्टोक्स हैं वो भी फॉर्म में आ गए। जोए रूट ने भी कल रन्स कर दिए। जोए रूट वैसे स्ट्रगल कर रहे थे। दूसरा, जब वही बात है, जब बैटिंग करने आई है टीम अगेन, वो बाबर कुछ नहीं कर सके। बाबर ना, अब्दुल्ला शफीक पहली बॉल पे ही आउट हो गए, और फ़खर जमान भी कल नहीं कर सके, बाबर भी नहीं कर सके। रिजवान ने थोड़ा सा रेजिस्ट किया, साउथ शकील ने थोड़ा सा किया। कल उन्होंने अच्छा खेला है। जो सलमान अली आ गए, उन्होंने स्पिन अटैक को अच्छा खेला है, मोइन अली और आदिल रशीद को। लेकिन वही बात है कि कल भी पाकिस्तान ने बहुत पुअर क्रिकेट खेली। ठीक है, आप टूर्नामेंट से बाहर हो रहे थे। अब पाकिस्तान का अगला 50 ओवर का जो ODI है वो नेक्स्ट 2024 नवंबर में है। तो आपको चाहिए था एक विन पर अपने आप को फिनिश करते अपना जो ये सफ़र है, लेकिन वो लग ही नहीं रहा था कि इंटरेस्ट है कोई उनको। बाकी बाबर की जो कप्तानी है उसमें भी बहुत सारे फ्लॉस थे। बॉलिंग हमारी क्लिक नहीं हुई। लेकिन मैं आपको बताऊं, सारा जो बर्डन है ना वो बाबर के कंधों पर आएगा, क्योंकि जो कैप्टन है, कैप्टन मतलब है आप लीड कर रहे हैं, आप लीडर हैं। और हमारे जो शहनशाह अफरीदी या हारिस रऊफ़, हाँ स्पिन अटैक हमारा बहुत बुरा था। आप देखें कि इफ्तिखार अहमद, जिनको मतलब कि वो ऐसे ही हैं, जब कोई ऑप्शन ना रहे तो हम उनको यूज़ करेंगे। तो जब आपका स्पिन अटैक इफ्तिखार अहमद पर डिपेंड करने लगे तो ये सबसे वर्स जौन सा पाकिस्तान सिनेरियो है कि आपके पास ऐसा स्पिनर ही कोई नहीं है और जो कि इसको लीड कर सके। इब्रार अहमद जिनको मिस्ट्री स्पिनर है, उनको हमने 15 में सिर्फ सैर कराने लेकर गए थे, वो वहीं पे रहे हैं। उसामा मीर हैं, वो इतना 2 मैचेस में थे, इतना वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहे हैं और उनको फिर उन्होंने ड्रॉप कर दिया। सलमान अली आगा ने जो से इंग्लैंड के अगेंस्ट 50 बनाई है, बाबर ने 38, रिजवान के 36। वही हैं, जब आप 337 चेस कर रहे हैं और आप 40-50% बॉल्स पे इतने रन्स करेंगे और आप मेजर हैं और आप बैकबोन हैं, सारी बैटिंग आपके इर्द गिर्द घूमती है, तो आप किस तरह कर सकते हैं
कि आप इतने डॉट्स खेलें और इतनी स्लो बैटिंग करें। क्या कह सकते हैं, बहरहाल इज़्ज़त बचा ली हारिस रऊफ़ ने और वसीम जूनियर की जो छोटी सी पार्टनरशिप लगी, क्योंकि वरना हम 6 पे चले जाते और अफ़गानिस्तान 5th पोजीशन पे आ जाता। और एक और आपको पता है कि जिस दिन से हम अफ़गानिस्तान से हारे हैं तो बहुत मुश्किल हो रही है एज़ अ फ़ैन, मतलब कि हम डिफेंड नहीं कर सक रहे। बहुत ज़्यादा ट्रोल्स हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रोल्स होते हैं और वो फिर बर्दाश्त के काबिल भी नहीं होते। लेकिन मैं क्रिकेट है, गेम है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत पर्सनल ले लीजिए आ जाती हैं तो फिर बड़ी तकलीफ़ होती है एज़ अ पाकिस्तानी। बाकी बड़ा तकलीफ़ से सफ़र था। और अभी तो स्टैट्स के साथ ये बात चलती रहेगी, जो मेरा नॉलेज है थोड़ा बहुत, तो अगर जो कुछ लोग मुझे सुनते हैं तो मैं उनके लिए और भी इस बारे में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में ज़रूर बात करूँगी। लेकिन तकलीफ़ दह सफ़र था। न्यूज़ीलैंड अच्छा खेला, उन्होंने वर्सेस आप ऑस्ट्रेलिया देख लें जो मैच उनके हाथ से गया, या वर्सेस इंडिया, उन्होंने अपनी फुल एफर्ट लगाई, फुल उन्होंने अपनी जान मारी और वो टीम ही डिज़र्व करती थी। अगर हमारी टीम सेमीफाइनल्स में चली भी जाती, लेकिन ये हम जानते हैं कि हमारी टीम ने पुअर क्रिकेट खेला वर्सेस इंडिया, वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वर्सेस अफ़गानिस्तान, वर्सेस साउथ अफ्रीका। हम अपनी फुल जो हमारे अंदर कैपेबिलिटी है या हमारा जो टेम्परामेंट है उसके मुताबिक हमने खेला ही नहीं, हमारी टीम ने खेला ही नहीं। और क्या कर सकते हैं। बाकी बाबर की कप्तानी पे ज़्यादा सवाल इसलिए उठेंगे, ये आपको पिच टू पिच आप ये एक रात पहले आप फैसले नहीं कर सकते थे। ये ऐसा वर्ल्ड कप था कि आप जी इसने इतना कोटा करना है, इसने इस पे जाना है। आपको नंबर अपनी बैटिंग में भी शफल करने चाहिए थे, सीधी बात है। ऊपर नीचे प्लेयर्स को प्रमोट करना पड़ता है, सारी टीम्स को आप देख लें। और उसके बाद आपने बॉल टू बॉल, ओवर टू ओवर पिच रीडिंग करनी थी, ऑन द स्पॉट आपको डिसीजन लेने थे। ये पहली प्लानिंग, रात पहले प्लानिंग या जो आप वाइस विरसा लेकर चल रहे हैं, ये वैसा नहीं था। आपको कंडीशंस के मुताबिक अपने विनिंग कम्बिनेशंस को तोड़ना भी था। श्रीलंका के अगेंस्ट आप जीत गए तो जी हम अपने विनिंग कम्बिनेशन के साथ ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत जगहों पे आपको ड्रॉप करना चाहिए था इमामुल हक को, लेकिन आपने नहीं किया। आपको बॉलिंग ऑप्शंस को देखना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं देखा। तो ये विनिंग कॉम्बिनेशंस के साथ जाना और ये सब। और आप देख लें कि चलें हमारे जो बॉलर्स हैं ना, यकीन माने पेस करना इतना आसान नहीं है। और ये रबर और डेड पिचेस पर गेंद को 150 की स्पीड से फेंकना, ज़रा फेंक कर एक बॉल ही आप पता लग जाए बंदे को। तो अगर हमारे जो जो बॉलर्स हैं वो फुल जान मारा है, उन्होंने अपने जिस्म तोड़े हैं। मैं आपको बताऊं, हारिस रऊफ हो या शाहीन शाह अफरीदी हो, उन्होंने जान लगाई है, अपनी जान पूरी लगाई है उन्होंने, लेकिन उनको कंडीशंस के मुताबिक आपने यूज़ नहीं किया। आप देखें मोहम्मद शामी, वो न्यू बॉल भी कर सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा बाद में हमेशा वो लाते रहे हैं और वो न्यू बॉल भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आप देखें कि रोहित शर्मा, बेशक उनको सब टीम्स को एडवांटेज रहा है, मेरे ख्याल में नैदरलैंड्स ने सबसे कम खेला, बाकी तो सब टीम सब प्लेयर्स को एडवांटेज रहा है कि वो आईपीएल इतना लंबा एक इनका टाइम पीरियड होता है। तो उन सब के काफ़ी एक्सपीरियंस जो है मैटर करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल क्रेडिट दे सकते हैं। तो ये मतलब आसान नहीं था। और बाबर काफ़ी यंग कैप्टन है। और दूसरी पूरी टीम, मतलब कि टीम में कोई इतना भी कोई एक्सपीरियंस्ड प्लेयर नहीं। जैसे मैं उनको ऐड करने का नहीं बोल रही, वैसे मैं कह रही हूँ जैसे पहले शुएब मलिक के साथ होते थे, हफीज़ होते थे, तो अब वैसे सरफराज अहमद होते थे। मैं कोई किसी की बाबर की पूरी पूरी मैं फ़ैन हूँ। और मैं अब जो भी हो गया, अब देखिए एक कैप्टन जोन से हर अच्छा बैट्समैन, अच्छा कैप्टन अच्छा बैट्समैन नहीं हो सकता, या एक अच्छा बैट्समैन ही कैप्टन हो, ये भी ठीक नहीं। सरफराज अहमद, उनकी पिच रीडिंग, उनका एक्सपीरियंस बहुत बेहतर है। आप 2019 का वर्ल्ड कप उठा कर देखें, हमने बड़ी टीम्स को मारा है। जो फाइनलिस्ट थे, कौन फाइनलिस्ट थे, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, हमने उन दोनों को हेड टू हेड हरा रखा है। हमने जो है 2019 वर्ल्ड कप में उनको हरा रखा है। तो आप देखें साउथ अफ्रीका को मार रखा है। तो ये बात है कि वो जो हर अच्छा बैट्समैन, विराट कोहली को देखते हुए हमने शायद बाबर को जो सा अपॉर्चुनिटी हमारे बोर्ड ने दी कि ये भी यंग है और बैट्समैन अच्छा है। इससे पर क्या हुआ, बाबर की अपनी भी जो है ना, अपनी भी बैटिंग जो है इतनी मुतासिर होगी, इतनी इफ़ेक्ट हुई।
और आप देखें कि वो कोहली जो सा एक अलग ही, उसको उनको हम नहीं क्रॉस कर सकते। कोहली का टेम्परामेंट, उनकी क्रिकेट, उनकी फ़िटनेस लेवल, उनकी डिसीजन मेकिंग। और आप देखें वो रोहित शर्मा के अंडर खेल रहे हैं और वो बहुत अलग प्लेयर है। खैर कोहली का जिक्र आ गया तो फिर आप देखेंगे बाकी स्टैट्स के साथ साथ मैं करती रहूँगी एनालाइज, क्योंकि दिल बड़ा दुखा है, यकीन माने बड़ी तकलीफ़ है। तो क्योंकि आप देखें 4 साल, अब हम 2000, आप गिने ना कि 2027 में हम जाएंगे, 4 साल हमें वेट करना है। तो देखें फिर, अपना ख्याल रखिएगा।